Good morning. This is Sakshi. Today is 8th April and I am here with today's The Hindu newspaper. Let's start reading. Surprisingly, the first article that we see here is not much important for competitive examinations such as CLAT, because what we can see is that here is a lot of data और हमें डेटा का उतना ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है. हमें इसका टॉपिक पता रखना है, विच इज़ एज़ वी नो कि यूएस गवर्नमेंट ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज की हुई हैं उससे रिलेट कर रहा है ये चीज़. हमें दिख रहा है कि ट्रेड में क्या गिरावट आ रही है, तो ये उसी से रिलेट करता हुआ है. नॉट मच इम्पॉर्टेंट. दिस इमेज, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट वन. इसका नाम देख लेते हैं. इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन. ओके, एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन एशिया. तो ये एक बहुत ही पोटेंशियल जीके क्वेश्चन है. ये आराम से पूछा जा सकता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन एशिया, या फिर आपसे तो आपको इसका नाम बताना होगा, या फिर अगर पूछ देगा कि कहाँ पे ये लोकेटेड है तो आपको बताना होगा कि हाँ ये श्रीनगर में है. तो ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे. बाकी स्टेट्स पेज पे आज उतना कुछ इम्पोर्टेंट आया नहीं है. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रियाज हमीदुल्ला, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ हाई कमिश्नर टू दिल्ली. इंडिया के लिए ढाका की तरफ से यानी बांग्लादेश की तरफ से हाई कमिश्नर के तौर पे इन्हें अपॉइंट किया गया है, इन्हें दिल्ली भेजा गया है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आज न्यूज़ आइटम ज़्यादा उतनी कुछ काम की है नहीं, सो आई थिंक कि बहुत जल्दी ही हो जाएगा सब कुछ. हाँ, यहाँ पे हमें दिख रहा है CDS. व्हाट डज़ दिस मीन? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. मैंने आपको कल भी बताया था कि ये सारे जो पोस्ट्स हो जाते हैं मिलिट्री में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान. तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारी डिफेंस सेक्टर में एक कुछ मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन नाम का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है. तो उसी के बारे में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने कहा है कि ऐसा पॉसिबल है कि 2 से 3 महीने में ये जो डॉक्ट्रिन है वो आ जाए. उन्होंने ये भी बताया कि नेशनल मिलिट्री स्पेस पॉलिसी पे भी काम चल रहा है. सो इस बारे में है. उसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स बताए उन्होंने जो कि सरकार ने अलाउ किया है, तो ये उस चीज़ से रिलेट करता है. तो ये आप देख सकते हैं. और बाकी इनका पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड और भी सारे पोस्ट मैंने आपको कल ही बता दिए थे. तो ये सारी मिलिट्री के जितने भी रैंक्स होते हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए. हमें यहाँ पे छोटे से बक्से में दिख रहा है कि गुवाहाटी जो है वो होस्ट करने वाला है मीटिंग. किसकी मीटिंग? इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की. तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते कौन हैं. तो ये ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग जानते हैं. तो ये उसी से रिलेटेड काम करते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स. एक हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं सेंट्रल लेवल पे, जिनका नाम हमें पता होना चाहिए, जो कि अभी करेंटली हैं हीरालाल समरिया. फॉरगिव मी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट इट इज़ हीरालाल समरिया. ओके, इसके अलावा भी एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है. हम लोग तो अभी कमिश्नर की बात कर रहे हैं ना. एक कमीशन भी होता है इनका बना हुआ, जिसमें एक ये चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन हो जाते हैं और उसके अलावा 10 इंफॉर्मेशन कमीशंस को रखा जाता है. मतलब एक चीफ होंगे और बाकी जो 10 हैं वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे. तो इनका एक कमिश्नर बना होता है, कमीशन बना होता है इनका सेंट्रल लेवल पे. इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए. और गुवाहाटी में ये मीटिंग होस्ट होने वाला है. गुवाहाटी जो है वो असम का कैपिटल है. बाकी हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि जगदेश कुमार वो जो हैं वो रिटायर कर चुके हैं एज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. तो UGC एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉडी है, उसके चेयरमैन थे ये जगदेश कुमार, पर अब ये रिटायर कर चुके हैं. आज ही इनकी रिटायरिंग सेरेमनी है.
तो हाँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो ये यूजीसी एक्ट 1956 के बेसिस पे काम करता है। इसके जो चेयरमैन होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। तो अभी ये रिटायर हो चुके हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दूसरे चेयरमैन फिर से अपॉइंट किए जाएंगे। बाकी इनके करियर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने यूजीसी केयर लिस्ट नाम का कुछ होता था, उसे इन्होंने डिसकंटिन्यू कराया था। तो यूजीसी केयर लिस्ट होता क्या था, ये एक तरह का लिस्ट था जिसमें क्वालिटी एकेडमिक जर्नल के बारे में पता चलता था। मतलब एकेडमिक जर्नल कौन कौन से अच्छे हैं मिल रहे हमारे देश में, उसकी एक लिस्ट थी जिसे इन्होंने डिसकंटिन्यू कराया था। मोस्ट डिबेटेड डिसीजन था इनके टेन्योर के पीरियड में। सो वही है, उसके बारे में बताया गया। मूविंग फॉरवर्ड, वी आर हेयर विद द एडिटोरियल पेज। तो फर्स्ट एडिटोरियल जो कि हमें दिख रहा है, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं राइटर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट पे हीट। पे हीट का मतलब ध्यान देना चाहिए, है ना, फॉलो करना चाहिए ऐसा। अम्बेडकर्स नोट ऑफ कॉशन, अम्बेडकर जी ने जो कहा था उसे हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉलो करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उस पर कि सैंक्टिटी ऑफ वोटर लिस्ट्स जो है वो फाउंडेशन है इंडियन डेमोक्रेसी का। तो ठीक है, ये पढ़ने से हमें पता चल गया कि वोटर लिस्ट के बारे में कुछ है, इलेक्शन से रिलेटेड हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब उसके साथ हम लोग ये एडिटोरियल पढ़ेंगे। अगर क्लैट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारे के सारे जितने भी एडिटोरियल हैं, ओपिनियन पेज हैं, आपको एक ही बार में स्पीड में पढ़ना है, तभी आपकी तैयारी अच्छी होगी, क्योंकि क्लैट इज़ ऑल अबाउट स्पीड, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ। तो हाँ, मैं आपको बेसिक्स बता देती हूँ इस एडिटोरियल के। यहाँ पे इन्होंने शुरुआत की है आईडी और यूनिक आईडी में डिफरेंस बताने से, कि एक आईडी जो होता है वो बेसिकली बताता है किसी भी पर्सन की एलिजिबिलिटी, कि वो क्या करने के लिए एलिजिबल है सर्टेन रोल के लिए या फंक्शन। जैसे कि आईडी मुझे मिला, मुझे वोटर आईडी मिला जब मैं 18 की हो गई, ठीक है, वोटर आईडी मिला। इससे हमारा पता चल गया कि एलिजिबिलिटी है मेरी वोट करने की। ड्राइवर्स लाइसेंस मिल गया मुझे, है ना, ड्राइविंग आईडी वगैरह, तो उससे मेरा पता चला कि मैं ड्राइव कर सकती हूँ। तो ये आईडी होती है, ये हमारी एलिजिबिलिटी बताती है किसी भी चीज़ की। यूनिक आईडी जो होता है ना, वो हमारी आइडेंटिटी बताती है एज अ पर्सन, कि मैं क्या क्लेम करती हूँ। जैसे मेरा नाम है साक्षी, तो मेरे नाम से मेरा आधार कार्ड है, तो वो मेरी यूनिक आईडी है कि मैं ये इंसान हूँ मैं। तो हाँ, ये सर्टिफाई करता है कि एक पर्सन कौन है या क्या क्लेम करता है कि हाँ मैं ये हूँ। तो यूनिक आईडी और आईडी में डिफरेंस होता है। आईडी जो है वो बेसिक चीज़ें, जैसे वोटर्स आईडी हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सारी जो है वो आईडी हैं, वो किसी भी फंक्शन बताती हैं, ये करने के लिए हम लोग एलिजिबल हैं। और यूनिक आईडी जो है वो हमारी खुद की आइडेंटिटी बताती है एज अ पर्सन। ये इन्होंने डिफरेंस बताने से शुरुआत की है। फिर उन्होंने बताया है ये एपिक के बारे में। मैंने इसे हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है। कभी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है कि एपिक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड एक ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया था यहाँ पे। तो ये एडिटोरियल किस बारे में है, राइटर ने इसे लिखा है बिकॉज़ किस चीज़ के, कि ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो वोटर आईडी को लिंक करेंगे आधार के साथ। ठीक है, वोटर आईडी, इसलिए इन्होंने बताया कि वोटर आईडी जो है वो एक आईडी है और आधार जो है वो एक यूनिक आईडी है, इसलिए उन्होंने ये सब समझाया। अब देखते हैं कि राइटर कहना क्या चाहते हैं, उनका पॉइंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट है क्या आखिर। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे एक महाराष्ट्र का केस बताया कि महाराष्ट्र में जब जनरल इलेक्शंस हुए हमारे यहाँ पे अप्रैल में, और महाराष्ट्र में फिर नवंबर में उनके अपने स्टेट इलेक्शंस हुए, तो इस 5 महीने के टाइम पीरियड के बीच में लगभग 40 लाख न्यू वोटर्स रजिस्टर हुए, इतना जितना कि पिछले 5 सालों में भी नहीं हुए थे। ठीक है, मतलब पिछले 5 सालों में 2019-2024 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 32 लाख न्यू वोटर्स रजिस्टर हुए थे। तो मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि 5 महीने में जो है
पिछले 5 सालों से ज़्यादा वोटर्स आ गए एक ही बार में। तो ऑफ़ कोर्स ये बहुत ज़्यादा इलॉजिकल है और ये मिस्टीरियस भी है कि है क्या चीज़ आखिर। तो खैर किसी को भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इससे आराम से हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ जो है इसका एक ही मतलब हो सकता है कि एक पर्सन के पास बहुत सारे वोटर आईडी हैं और जो भी हो रहा है ना वो फेक आईडीज़ बन रही हैं या डुप्लीकेट हैं, ये सारी चीज़ें हैं, कोई भी समझ सकता है आराम से। फिर उन्होंने बंगाल का एग्ज़ाम्पल दिया है यहाँ पे। उन्होंने बताया है कि बहुत सारे वोटर्स जो है ना उनके पास सेम ही वोटर आईडी नंबर होता है। तो बस उन्होंने यही कहा है कि उनका यहाँ पे ये कंक्लूजिंग स्टेटमेंट कि नीदर वॉज अ वोटर आईडी नंबर यूनिक टू एवरी वोटर। मतलब एक ही नंबर पे बहुत सारे वोटर्स आ जा रहे हैं, है ना, बंगाल का एग्जांपल। और नॉर वॉज अ वोटर यूनिक टू अ वोटर आईडी नंबर। तो यही महाराष्ट्र और बंगाल के स्टेटमेंट को बताते हुए उन्होंने ये कहा है। अब ये आ रहे हैं ये आधार वाले बात पे कि आधार लिंक करने की बात आ रही है। तो ठीक है, आधार जो है वो एक ही इंसान को आधार दिया जाता है, तो इससे जो मल्टीपल लोग सेम आईडी से जॉइन हो जा रहे हैं इसकी समस्या सॉल्व होगी, है ना, इससे हम लोग बच पाएंगे। पर ये जो प्रोसेस होने वाला है इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन व्हाट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जितना समझ रहे उससे कई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब हाँ, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है हमारी, एक एक इंसान का आधार कनेक्ट करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। तो बस, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना जो ये डिसीजन बताया है कि हम लोग आधार कार्ड को ज्वाइन करेंगे लोगों के वोटर आईडी से, इसका एक तरह से वो लोग बिना बोले हुए ऐसा इम्प्लाई कर रहे हैं, ऐसा सबको बता रहे हैं कि एक इंडियन वोटर होने के लिए आपके पास आधार होना ज़रूरी है। अगर आधार नहीं होगा, वोटर आईडी में आपका लिंक नहीं होगा, आपको वोट करने को नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे क्या टेक्निकल चीज़ है वो ये है कि लॉ के अनुसार आधार कार्ड जो है ना, आधार होना किसी का भी, वो मैंडेटरी नहीं है ना, ये ऑप्शनल चीज़ है। तो यहाँ पे एक क्या कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है हर एलिजिबल वोटर जो कि एलिजिबल है वोट करने के लिए उसके पास आधार कार्ड हो ही। तो क्या मतलब है, अगर उसके पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या वो वोट नहीं दे पाएगा, उसके पास राइट टू वोट नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ अराइज़ हो रही है। तो उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ कंक्लूड किया कि इससे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रही है कि चलो ठीक है, एक आईडी पे बहुत सारे लोग या फिर फेक आईडीज़ ये सब नहीं होगा। अगर हम लोग आधार से लिंक करेंगे तो बिल्कुल ये समस्या सॉल्व होगी, पर सिर्फ तब होगी जब हम लोग 100% आधार से लिंक करें, हर एक इंसान का आधार बैठ के लिंक किया जाए, तभी ये पॉसिबल है। वरना फिर आधा अधूरा किसी का लिंक किया किसी का नहीं, फिर तो काम वैसा का वैसा ही रह जाएगा और मामला बिगड़ ही जाएगा, कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो 100% लिंक करना ये अलग चैलेंज है, और एक और चैलेंज है कि आधार मैंडेटरी नहीं है। तो बस ये 2 पॉइंट उन्होंने बताया है कि ये 2 पॉइंट्स पर हमें प्रॉब्लम आ रही है। इसी के साथ उन्होंने फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर का वही स्टेटमेंट उन्होंने याद किया है जो कि हमने यहाँ पे भी पढ़ा है, सैंक्टिटी ऑफ वोटर लिस्ट वाला स्टेटमेंट, वही बताया इन्होंने। तो वही लास्ट में ये जो हमेशा एंडिंग वाला पार्ट होता है ना, इसमें हमें पता चलता है कि राइटर जो हैं वो फाइनली क्या पॉइंट अपना बता रहे हैं। तो उन्होंने ये जो स्टेप आधार कार्ड लिंक करने वाला का, इसका उन्होंने साथ दिया है कि हाँ लिंक करना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि अब जैसे हम लोग का एक स्पेशल इंक यूज़ होता है इलेक्शन के टाइम में, वी ऑल नो, जब हमारे पेरेंट्स वोट करने जाते हैं या हम भी जब वोट करने जाते हैं तो वोट करने के बाद हमारे इंडेक्स फिंगर पे हमें एक ऐसे करके लगाया जाता है इंक। ठीक है, उसे इनडेलाइबल इंक बोला गया है। ये इंक अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल है जीके के पर्सपेक्टिव से, इसलिए मैंने लिख दिया। इसमें सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो हाँ, इस इंक के बारे में भी आप लोग एक बार पता कर लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हाँ, तो वही उन्होंने बताया कि इंक होती थी, तो अब तो उसे भी केमिकल के द्वारा मिटा लिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आधार लिंक करना ज़रूरी है। पर उनका जो फाइनल पॉइंट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा गारंटी दे कि वो इतना इंश्योर करे कि कोई भी एलिजिबल इंडियन सिटीज़न जो कि वोट करने के लिए एलिजिबल है उसे राइट टू वोट डिनाई ना किया जाए, ये इनका फाइनल पॉइंट है। तो ये हमने बहुत ही अच्छा आर्टिकल आज देखा, ये राइट टू वोट से रिलेटेड था।
बाकी ये जो सेकंड आर्टिकल है ये इंडिया के एविएशन सेक्टर से रिलेट कर रहा है और ये रिलेटेड है ये भारतीय वायुयान अधिनियम 2024, वो जो हमारा लास्ट ईयर आया है उसके बारे में है। ये रिमेन्स इनकम्प्लीट विदाउट आर्बिट्रेशन रिफॉर्म, मतलब हमें पता चल रहा है कि 2024 में जो एक्ट लाने की बात की गई है उससे ये रिलेट कर रहा है और साथ ही उसकी कमी बता रहा है, हमें ये पता चल गया। हाँ, कि हमारा 1934 में था, इससे पहले वाला 1934 में एक्ट था हमारे पास एयरक्राफ्ट एक्ट, पर क्योंकि वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम का था और उस वक्त ब्रिटिशर्स थे और प्लस उनका मोटिव ही यही था कि अपना ब्रिटिश कंट्रोल हर चीज़ में वो लोग ला सकें, तो बस वो कॉलोनियल टाइम्स का था और उसे रिप्लेस करते हुए ये 2024 में लाया गया। तो हमारी एविएशन सेक्टर जो एविएशन इंडस्ट्री हमारी वो तो ग्रो कर रही थी इन सारे ईयर्स में, पर फ्रेमवर्क जो था ना हमारा यही था 1934 वाला। आज़ादी मिले हुए कहाँ हमें कितने साल हो गए, पर फिर भी हमारा चेंज नहीं हुआ। तो लास्ट ईयर ये आया तो उन्होंने ठीक है इसको समर्थन दिया है कि हाँ बिल आया है तो अच्छी बात है ये, पर साथ ही उन्होंने कहा है कि देयर इज़ वन इशू दैट स्टिल रिमेन्स, कि इंडिया का जो न्यू एविएशन रिफॉर्म आएगा क्या वो ऑल्सो हेल्प करेगा आर्बिट्रेशन सिस्टम को ग्लोबल नॉर्म्स मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अलाइन करने से। तो ये इनकी बात है और यहाँ पे इन्होंने जो कमी है, जो इनकी प्रॉब्लम है, जो इनका पॉइंट है, उन्होंने सीधे सीधे बता दिया है कि ये जो एक्ट लाया जा रहा है इट हैज़ डन लिटिल, ठीक है, मतलब इनफ नहीं है टू मॉडर्नाइज द लीगल फ्रेमवर्क टू रिजॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। तो जो भी हमारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें रिजॉल्व करने के लिए ये फ्रेमवर्क काफ़ी नहीं है। तो बस ये चीज़ इसी से रिलेट कर रहा है, आप लोग चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं पूरा। अब यहाँ पे ये तमिलनाडु के नीट वाला जो भी इशू चल रहा है उससे रिलेट कर रहा है। तो क्या है कि तमिलनाडु जो है वो नेशनल लेवल पे नीट का समर्थन नहीं देता है। वो चाहता है कि हम अपने स्टेट लेवल पे ही अपने बच्चों को, जो मेडिकल कॉलेजेस हमारे स्टेट में, उसमें हम लोग लाएं, है ना। वो चाहता है कि गवर्नमेंट कोटा के जितने भी मेडिकल सीट्स हैं वो बच्चों को बेस्ड ऑन 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम उस पर किया जाए कि हमारे स्टेट के जो बच्चे हैं वो नीट में पार्टिसिपेट ना करें, हम लोग अपने स्टेट में हम लोग अपना देख लेंगे, ऐसा इसका कहना है। तो उससे ये चीज़ रिलेट कर रहा है कि प्रेसिडेंट का एसेंट अभी तक नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसे भी पढ़ लें, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और ये फिर मिस्टर मोदी और श्रीलंका विज़िट से रिलेटेड है, तो वही वो भी घिसा पिटा आर्टिकल जो कि हमेशा देखने को मिलता है हमें। ये भी जो आर्टिकल है ये बात करता है कि फाइंडिंग्स ऑफ, तो ये इसने बेसिकली 2 रिपोर्ट्स की बात की है यहाँ पे। एक ये फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, उसके अलावा ये वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स। तो ये 2 रिपोर्ट्स की बात की गई है इसमें, और इन 2 रिपोर्ट्स की मदद से राइटर ये बता रहे हैं कि कितना अर्जेंट है एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज़, जो भी एजुकेशनल चीज़ें हो रही हैं इंडिया में, जो भी एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है, कितना इम्पॉर्टेंट है उसे ग्लोबल जो भी डिमांड्स हैं, इकोनॉमिक डिमांड्स हैं, उससे अलाइन करने की। मतलब बच्चों को रटा रटाया चीज़ पढ़ा दिया जा रहा है, उन्हें रटने को किया जा रहा है कि जो नहीं रटेगा उसे मार्क्स नहीं आएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। तो इस आर्टिकल में वही चीज़ बताया गया है कि बच्चों में स्किल्स की जगह सिर्फ़ और सिर्फ रटा रटाया रटने की चीज़ जो है वो डेवलप की जा रही है, उसी के बारे में ये आर्टिकल है। आगे हम लोग टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे भी तमिलनाडु की ही बात की गई है ना। तो अभी डिलिमिटेशन जो है उसका बेसिक नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है हमेशा, क्योंकि हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो बेसिक्स तो आपको यहाँ से पता चल जाएंगे, बाकी रेस्ट जो है इसी से रिलेट करके आप लोग नेट पे ढूंढ लें और इसके बारे में खूब रीड करें। डिलिमिटेशन जो है वो बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है हमेशा से। तो आर्टिकल 82 ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है डिलिमिटेशन से रिलेटेड, कि जैसे ही सेंसस जब भी होगा
उसके बाद जो लोकसभा की सीट्स हैं ना, उसे रीएडजस्ट किया जाएगा, ताकि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, तो उससे रिलेट करने के लिए इस चीज़ के प्रैक्टिस को डिलिमिटेशन कहा जाता है। जैसे यूपी है, वहाँ पे जितनी भी अभी सीट्स हैं, अभी आज से मान लीजिए 10 साल बाद इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो ज़रूरी थोड़ी कितनी सीट्स रहेंगी, तो उसे रीएडजस्ट किया जाए, नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाए, उसे डिलिमिटेशन कहा जाता है। हाँ, तो अभी का जो हम लोग का करंट स्ट्रेंथ है लोकसभा का, वो फिक्स्ड है ऑन द बेसिस ऑफ 1971 में जो भी हमारे सेंसस की रिपोर्ट्स आए थे उसके बेसिस पे फिक्स किया हुआ है अभी वाला भी करंट। और इन सीट्स को फ्रोज कर दिया गया है टिल 2026। ओके, अभी 2025 चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर इस हिसाब से होना चाहिए डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। यहाँ पे रीज़न बताया गया है कि क्यों इस चीज़ को 2026 तक फिक्स कर दिया गया था, टू गिव टाइम टू द स्टेट्स जिनका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है पॉपुलेशन में, ताकि उन्हें थोड़ा टाइम मिले इसे स्टेबलाइज करने का, ताकि जब रीएडजस्टमेंट हो तो बहुत ज़्यादा सीरियस इम्बैलेंस ना क्रिएट हो जाए सदर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स के बीच में। क्योंकि अगर हम देखें तो सदर्न जो स्टेट्स हैं उनकी लिटरेसी भी ज़्यादा है, वहाँ की पॉपुलेशन भी काफ़ी हद तक स्टेबलाइज्ड रहती है, पर वही नॉर्दर्न स्टेट्स हम लोग देख लें, नॉर्थ के जितने भी स्टेट्स हैं, तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, इनकी पॉपुलेशन बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है, तो इस हिसाब से तो इनके पास बहुत ज़्यादा सीट्स आ जाएंगी। अगर डिलिमिटेशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एक्सरसाइज हुआ, इनके पास काफ़ी सीट्स आ जाएंगी, राइट। तो इस हिसाब से इनके पास ज़्यादा सीट्स आएंगी, तो ये इनका पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा, इन लोगों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। लोग सरकार जो है या फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इन्हें ध्यान में रख के, मतलब इन्हें प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा, राइट। पॉलिटिकल प्रायोरिटाइजेशन होगा इनका। इस बात से साउथ की कंट्रीज़ को एतराज़ है कि मान लीजिए हमारे यहाँ ज़्यादा सीट्स नहीं हुई, हमारी कम रह गई, फिर ऐसे साउथ पे तो कोई ध्यान नहीं देगा। तो हाँ, यही इशू यहाँ पे तमिलनाडु अराइज़ कर रहा है, उस बारे में वो आर्टिकल था, आप पढ़ लें। बिज़नेस पेज पे आ गए। बिज़नेस पेज पे पूरा का पूरा यूएस के टैरिफ से रिलेटेड है, कुछ ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। वर्ल्ड पेज पे नेतन्याहू, ये हमें पता होना चाहिए, इन इंसान का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। ये जो हैं इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये यूएस गए हुए हैं। यूएस के प्राइम मिनिस्टर देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ मास्टर, उनसे मिलने के लिए। तो हाँ, ये उस बारे में, गाज़ा वॉर से रिलेटेड भी ये कुछ डिस्कस करेंगे, तो ये उसके बारे में है। बाकी यहाँ पे एक हमें दिख रहा है कि अडानी बैक्ड कोलंबो पोर्ट जो है उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है, तो हाँ, ये भी उस बिज़नेस से रिलेटेड है। यहाँ पे एक हमें दिख रहा है कि इज़राइल जो है वो 50% ऑफ गाज़ा स्ट्रिप जो है वो कंट्रोल कर रही है आज के टाइम में। तो इससे आप रिलेट करके इज़राइल गाज़ा इशू पढ़ लें, एक बार हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देख लें उसका। इसी तरह से आपको न्यूज़ पढ़ना है। आपको एक टॉपिक दिखा, आपको पहले ये जानना है कि पहली बात तो ये कि ये आया क्यों है न्यूज़पेपर में, ये टॉपिक क्यों आया है। अब आया है न्यूज़पेपर में, कोई ना कोई रीज़न होगा उसके पीछे का, तो आपको पहले रीज़न पता करना है कि क्या रीज़न है, फिर आपको उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे जाना, उससे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जीके की, करंट अफेयर्स की, सब कुछ आपको देख लेना है। ऐसे यही पढ़ने का तरीका होता है। इसी के साथ न्यूज़पेपर हमारा आज का ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।